Hello everyone. Today we will study about recombinant DNA technology. This topic is there in chapter Biotechnology, Principle and Processes in class 12th. In this video, you will learn about the technique of recombinant DNA and the different tools involved during this process and the steps involved in the recombinant DNA technology. Let's start this. Biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is a technique. ये एक टेक्निक है बेटे जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे या उनके एंजाइम्स को, उनके जीन्स को, उनके प्रोटीन्स को, ताकि उनसे जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल सकें, उनको हम यूज़ कर सकें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस. आपने कुछ टेक्निक्स ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी एंड फॉर्मेशन ऑफ अ जीन, दैट हाउ टू सिंथेसाइज जीन इन लेबोरेटरी कंडीशंस, how to use it, how the DNA vaccines are developed or how the defective gene is corrected. ये सारी जो चीज़ें हैं that are included in the biotechnology. These all are parts of the biotechnology. EFB, that is European Federation of Biotechnology, has defined biotechnology as integration of natural sciences and organisms, parts thereof and molecular analogues for their products and services. The term biotechnology was coined by Carl Erecke in 1919. In this module we are doing recombinant DNA technology, but in first two slides we have studied about biotechnology, how these two terms are related. Biotechnology और recombinant DNA technology आपस में कैसे related हैं बेटे? तो बायोटेक्नोलॉजी भी का मतलब क्या है कि हम लिविंग, और बायो मीन्स लिविंग, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, मीन्स उनकी टेक्निक्स को यूज़ करके, उनके जीन्स को, उनके प्रोटीन्स को यूज़ करके हम ह्यूमन वेलफेयर क्रॉस करवा रहे हैं. और उसका जो बेस है, उस बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्ट्रीम ऑफ साइंस जिसमें हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हम डीएनए को मॉडिफाई करें. रिकम्बाइन मतलब पहले कहीं से निकाल लो, फिर उसको कहीं जोड़ दो, मीन्स रिकम्बाइन करो. और ऐसा रिकम्बाइन हम क्यों करते हैं? ताकि हमें ईज़िली और आसानी से और जल्दी से उसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें पता है डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, तो हमें उसके प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएं, क्विकली मिल जाएं और उनको हम यूज़ कर सकें. तो देयर आर टू कोर टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व्ड in this process in modern biotechnology, that is genetic engineering, and we need sterile conditions for modern biotechnology. ये सारी टर्म्स, recombinant DNA technology, genetic engineering या फिर genetically modified organisms, cloning, ये सब टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं. ये सब बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? इन दिस टेक्निक वी ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए. एज वी नो दैट डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमन बींग्स एंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, वेयरएज आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरसेस. तो हम इनकी केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देंगे, इनको हम थोड़ा चेंज करेंगे या इसका कुछ पार्ट ले लेंगे और उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे. होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंड देयरफॉर द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विल चेंज. सेकेंड इज स्टेराइल कंडीशन. व्हाई वी नीड स्टेराइल कंडीशन? क्योंकि जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हम ये लैब कंडीशंस में करते हैं. तो हमें स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन रखना पड़ेगा. मींस
वहाँ पर सिर्फ डिज़ायर्ड ऑर्गेनिजम्स की ही ग्रोथ हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो एयर में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लैब कंडीशन में हम जब ये काम कर रहे होते हैं, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेटे, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ही ग्रो करें, अनडिज़ायर्ड वंस ना ग्रो करें। ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल्स, we will maintain such conditions that only desired microbe or eukaryotic cell will grow in large quantities, and we will use this process for manufacturing of antibiotics, vaccines and enzymes. This diagram is depicting the two core techniques which are involved in biotechnology. First is genetic engineering. Here it is shown DNA, the helical structure of DNA is shown, and with the help of some cutters, the part of the DNA is removed, and this is we are going to use for genetic engineering. In next diagram, sterile conditions in the laboratory are shown, that how we maintain the sterile condition. This is the laminar flow which we use during these experiments for maintaining the sterile conditions. Now why biotechnology? क्या ज़रूरत है हमें बायोटेक्नोलॉजी की, क्यों हम इसे यूज़ करना चाहते हैं? तो कन्वेंशनल मेथड बेटे जो हम पहले यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स, जिसमें हम क्या करते थे, अच्छी ब्रीड्स या अच्छी वैरायटीज़ को सेलेक्ट कर लेते थे और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा के हम एक नई वैरायटी बना लेते थे। पर इसमें हमें एक ड्रॉबैक आता था कि देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स ऑल्सो along with the desired ones, कि desired ones के साथ undesirable genes भी multiply कर जाते थे। तो therefore we shifted towards the biotechnology, we shifted towards genetic engineering. In technique of genetic engineering we create a recombinant DNA, कि हम अपनी मर्जी से एक DNA बनाएंगे और वो DNA recombinant है, means उस टारगेट डीएनए, कुछ पार्ट हमने डीएनए का ले लिया, उसको हमने किसी के साथ कंबाइन करवा दिया, एंड वी विल यूज जीन क्लोनिंग ऑल्सो. वी विल ट्रांसफर दिस जीन इनटू अ सुटेबल होस्ट और इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर ये जीन, जहाँ पर ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. Now what are the basic steps which are involved in genetic engineering, or which are, we can say that the steps which are involved in modifying an organisms. Here we are modifying an organism genetically, we are modifying genes of an organism. So what steps we will use here? We will firstly identify the DNA. Identify the DNA means, यहाँ एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ बेटा. मान लो आपने किसी पर्सन का इंसुलिन जीन वर्क नहीं कर रहा, तो आपने उनको इंसुलिन जीन देना है, तो आप वो जीन आइडेंटिफाई करेंगे विच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन प्रोटीन. तो आपने उस डीएनए को, उस जीन को, दैट इज़ डिज़ायरेबल जीन फॉर यू, तो उस जीन को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको कट करवाना है मेन जीनोम में से, एंड देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द सुटेबल होस्ट ताकि ये मल्टीप्लाई करे. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए है उसे मेंटेन करना है इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ताकि ये होस्ट के सेल्स में जाकर ये इंसुलिन जीन, इंसुलिन प्रोटीन बना पाए. तो इन सारी कंडीशंस को हमने ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स फॉलो करने. This one is a diagram in which steps involved in recombinant DNA technology are shown. Here the first step is written, that is isolation of genomic DNA, कि हमने किसी डोनर से जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करना है. जैसे मान लो कि इंसुलिन का जीन जो है वो हमने आइसोलेट करना है, द जीन, द डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंसुलिन, तो हम उसको पहले आइसोलेट करेंगे. सेकेंड स्टेप इज़ फ्रेगमेंटिंग द डीएनए यूजिंग मॉलिकुलर सीजर. मान लो हमने सेल में से पूरा जीनोमिक डीएनए निकाल लिया, अब में से उसमें से मुझे सिर्फ इंसुलिन वाला पार्ट अब निकालना है, द डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, तो उसको मैं वहाँ से कट करूँगी.
कट करने के लिए आई विल यूज मॉलिक्यूलर सीजर्स। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग द फ्रेगमेंट। जो आपने कट करके सेगमेंट निकाला है, अब आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग में क्या आप चेक करेंगे कि सच में क्या ये वही जीन है जो हमें चाहिए था, ये डिज़ायर्ड वन है या नहीं। देन आप इसको बेटे इंसर्ट कर देंगे इनटू द वेक्टर, इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर यहाँ आप नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्लोनिंग वेक्टर कई तरह के हम यूज़ करते हैं, लाइक plasmids we will use bacteriophages, we can use retroviruses as cloning vector। क्लोनिंग वेक्टर कैसे काम करेगा, एक पोस्टमैन की तरह काम करेगा। इट विल टेक द टारगेट डीएनए जो आपने कट किया पीछे से, उसको आप क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ दोगे और ये उस डीएनए को ले जाकर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इट इज एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ द टारगेट डीएनए। In next step, there is introduction of the recombinant DNA into host। अब ये recombinant कैसे बना, हमने टारगेट डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर को कंबाइन किया। जब उन दोनों को जोड़ दिया तो वो जो डीएनए बना या वो जो वेक्टर बना, दैट इज़ द recombinant वेक्टर। इस recombinant वेक्टर को अब हम कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। Then we will do culturing of the cells in laboratory conditions। we will culture these cells ताकि हमें इसकी multiple copies मिल जाएं, हमें काफ़ी सारी copies मिल जाएं desired DNA fragments की। Next step is transformation of the host cell। यहाँ पर हम इन copies को यूज़ करके बेटे host cell को transform कर देंगे ताकि उसमें desired gene अपने आप को express कर पाए, प्रोटीन्स को बना पाए। एक्सप्रेस कैसे करते हैं जीन अपने आप को, आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है कि डीएनए विल फॉर्म आरएनए एंड देन आरएनए विल फॉर्म प्रोटीन्स। तो डीएनए विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ recombinant DNA technology in which the whole process is shown to you। it is here the foreign DNA। foreign DNA is the target DNA जो हमें चाहिए, that is the foreign DNA or the target DNA। here this is the vector DNA। vector और cloning vector भी कहते हैं इसे, carrier DNA भी कहते हैं, vector DNA भी कहते हैं, vehicular DNA भी कहते हैं। here it is shown plasmid। प्लाज्मिड क्या होता है बेटे, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है विच इज़ फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, अपनी कॉपी खुद बना लेता है, पर क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है और ये डीएनए है। तो हम इसको एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे। फर्स्टली we will cut the foreign DNA and the plasmid DNA with the molecular scissors। तो यहाँ देखिए molecular scissor यूज़ करके इसके fragments हो गए हैं। यहाँ वेक्टर पे जब कट दिया तो ये सर्कुलर पार्ट ओपन अप हो गया, जब फॉरेन डीएनए पे कट दिया तो ये 2 बार कट दिया गया है। therefore we will get 3 fragments। अब इसमें से मान लो जो फ्रेगमेंट मेरे इंटरेस्ट का था, दैट इज़ दिस सेंट्रल वन, तो इसको अब मैं ज्वाइन करवा दूंगी विद द वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पर जो प्रोटीन एंजाइम मैं यूज़ करूँगी फॉर ज्वाइनिंग द वेक्टर डीएनए विद द टारगेट डीएनए, दैट एंजाइम इज लाइगेज। लाइगेज विल ज्वाइन द फॉरेन डीएनए विद द प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड आपका बना है दैट इज़ द recombinant वन। दिस वन इज़ द recombinant वन। Now next, this is the recombinant one। Now next we will introduce this recombinant plasmid into the host cell। here it is written transformation। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जब हम किसी एक सेल से डीएनए लें और किसी दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस कर दें, तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। The transfer of DNA or the genetic material from one cell to the another cell is the transformation। तो हमने ये recombinant DNA अब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम
into the bacterial cell. तो यहाँ बैक्टीरियल सेल कौन सा दिखा रखा है, एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई। इसके अंदर जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर चला जाएगा, तो ई कोलाई का आपको पता है कि दैट विल मल्टीप्लाई विद इन 20 मिनट्स। तो जैसे जैसे ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई करता जाएगा एंड देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड हमने बेटे आइसोलेट कहाँ से किया था, ये प्लाज्मिड हमने किसी बैक्टीरियल सेल से ही आइसोलेट किया था और इसको अब रिकॉम्बिनेंट बनाकर हमने दोबारा से किसी बैक्टीरियल सेल में डाल दिया। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट व्हाट टूल्स वी नीड। अगर हमने ये टेक्नोलॉजी करनी है, ये काम करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। वी नीड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये सीजर्स हैं, ये कैंची की तरह आकर डीएनए को काट देंगे। दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये एंजाइम्स हैं विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाया हुआ है। यहाँ ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ब्लैक सर्कल से, और उसके साथ लिखा हुआ है ई कोर 1। ई कोर 1 एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये डीएनए को कट कर रहा है, और डीएनए को ये कहाँ पर कट करता है, ये शुगर और फॉस्फेट। आपको पता है डीएनए में बेटे बैकबोन में शुगर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। शुगर नेक्स्ट शुगर से लिंक्ड होती है बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो शुगर्स के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पर कट करेगा। जब ये कट कर देगा तो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स। आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब कट करता है तो इट प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ कट्स। 2 तरह के कट्स देता है ये। उन कट्स के कारण से या तो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं या फिर ब्लंट एंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टिकी एंड्स दिखा रखे हैं। स्टिकी एंड्स में क्या होता है कि देयर इज़ अ ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेच है, एक जो चेन है, डीएनए की 2 चेन्स हैं, 2 में से एक चेन लंबी है और एक चेन छोटी है। सिमिलरली ओवर हेयर एक चेन छोटी है और दूसरी चेन लॉन्ग है, और इन दोनों को फिर ज्वाइन करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा लाइगेज। तो यहाँ पर पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किसको कट कर दिया, यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किसको कट किया, यहाँ दिखा रखा है दिस इज द टारगेट डीएनए एंड दिस विल बी द वेक्टर डीएनए। ये फॉरेन डीएनए होगा और द टारगेट डीएनए, दिस विल बी द वेक्टर डीएनए। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, दोनों में स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, और हमारे पास क्या बन गया, वी गेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट टूल इज द क्लोनिंग वैक्टर्स। कि अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, फर्स्ट वी नीड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि टारगेट डीएनए को कट करेंगे और वेक्टर डीएनए को कट करेंगे। वी नीड वेक्टर ऑल्सो। वेक्टर मैंने आपको बताया था, इट मे बी प्लाज्मिड, इट मे बी बैक्टीरियोफेजेस और मे बी द रेट्रोवायरसेस। What are plasmids? They have ability to replicate. ये जो क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं, they have ability to replicate within the bacterial cell and they are independent of the control of chromosomal DNA. इन पे क्रोमोसोमल डीएनए का कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप रेप्लिकेट करते जाएंगे। In this diagram, this is the diagram structure of bacteria in which bacterial DNA is shown to you कि ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल पार्ट है, पर these are plasmids। और ये प्लाज्मिड्स देखिए सर्कुलर हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैं। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि नॉट पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो दीज आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 दिखा रखे हैं बेटे प्लाज्मिड, तो इनका एक कॉपी नंबर होता है। किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्लाज्मिड 10 होंगे, किसी के अंदर 100। तो जिनके अंदर ये प्लाज्मिड ज़्यादा होंगे दे आर द हाई कॉपी नंबर,
दे हैव हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स। पर जिन बैक्टीरियाज के अंदर इन प्लाज्मिड्स का नंबर कम होगा, दे विल बी द लो कॉपी नंबर बैक्टीरिया हैविंग लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम दिखा रखी है बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज में बेटे हेड पार्ट रहता है, देन देयर इज नेक पार्ट जिसमें कॉलर, शीथ, एंड द लास्ट वन इज द टेल पार्ट विच हैज बेसल प्लेट एंड लॉन्ग टेल फाइबर्स। ये लॉन्ग टेल फाइबर्स हेल्प करते हैं बैक्टीरियोफेज को टू जॉइन इट्स होस्ट। और हेड पार्ट में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है विच में बी द डीएनए और द आरएनए। और जब ये बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल के ऊपर अटैच कर जाता है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल फाइबर्स, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट विल पास फ्रॉम इट्स हेड एंड नेक रीजन, दिस कॉलर रीजन, एंड विल एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज को भी एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। हम इसके डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं। इसके डीएनए को कैसे ऑल्टर करते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल को कैसे ऑल्टर कर देते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल में अपनी मर्जी का टारगेट डीएनए डाल देते हैं, जैसे हम प्लाज्मिड में करते हैं। नेक्स्ट थिंग वी रिक्वायर इज कॉम्पिटेंट होस्ट। अब हमें एक होस्ट चाहिए जो कि इस फॉरेन डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हमने डालना है, वो होस्ट भी तो होगा ना, किसी एनिमल सेल को चाहिए होगा। हो सकता है वो प्लांट सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। तो होस्ट सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने सेल के अंदर ले ले। तो उसके लिए कुछ हम मेथड्स यूज़ करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे। वो ट्रीटमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कॉम्पिटेंट होस्ट कैन बी एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस इज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स बेटे एक्चुअल में सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं, और इनमें हम इन माइक्रोब्स की, हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाला था, ई कोलाई के अंदर। तो वो ई कोलाई कल्चर प्लेट में अगर आप ग्रो करवाओगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी नहीं होगी। अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं जिसमें हम ये कल्चरिंग का काम हम इनमें कर लेते हैं, ताकि हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिल जाए उस टारगेट डीएनए की या टारगेट प्रोटीन्स की। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं कि हमने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब कंस्ट्रक्ट करवाया और किसने करवाया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन विच एनकोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और ये कंस्ट्रक्ट किसने करवाया था, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन by cutting out a piece of DNA from the plasmid of Salmonella typhimurium. The cutting of DNA at specific location become possible with the help of molecular scissors. इन्होंने Salmonella typhimurium लिया, उसके प्लाज्मिड को कट किया with the help of restriction enzymes, और सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। और उसमें जो टारगेट डीएनए वो कहाँ डाला था, इन द जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ द प्लाज्मिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लेट्स recapitulate that what we have done today. We have studied about recombinant DNA technology. Introduction part we have done, that what is recombinant DNA technology, what is biotechnology, genetic engineering, and what are the core techniques or core conditions which are required for this. That is, genetic engineering is done and sterile conditions are maintained in laboratory. Then why we are using this recombinant DNA technology? Because conventional methods जो earlier times में यूज़ किए जाते थे, पहले के समय में यूज़ किए जाते थे, वहाँ पर डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो वी नीड ओनली द डिज़ायर्ड वंस। इन अनडिज़ायर्ड की मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए वी हैव डिस्कवर्ड वन न्यू मैथड, वी अडॉप्टेड बायोटेक्नोलॉजी, वी यूज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ हाउ टू यूज़ दिस मैथड? फॉर यूजिंग दिस मैथड वी नीड द टारगेट डीएनए. The steps we have done, that
in recombinant DNA technology, we isolate the target DNA by using molecular scissors, and then we need a carrier DNA, which is the plasmid or the vector DNA. We will cut the plasmid as well as the target DNA by using restriction enzymes. Then these two are ligated with each other by using enzyme DNA ligase. Recombinant DNA is formed. This recombinant DNA is then introduced into the host cell for multiplication by the process of transformation. We will do the screening also, that in screening part we will check whether the target DNA, सपोज मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपको इंसुलिन जीन चाहिए तो आपने ये भी चेक करना है कि जो जीन आपने काट कर निकाला है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स आइसोलेट किया है, क्या वो एक्चुअल में इंसुलिन कोडिंग जीन ही है, कुछ और तो नहीं है. तो दिस यू हैव टू चेक, screening you have to do. Then tools of recombinant DNA technology we have done, in which we have studied about restriction enzymes, जो कि हमें major tool है for recombinant DNA technology. We need cloning vectors, जो कि एक carrier का तरह काम कर रहे हैं, because vectors जो हैं usually ये plasmids या bacteriophage या retroviruses को हम vectors की तरह use कर रहे हैं, because they have ability of self-replicating and they are that is the DNA part. Plasmid is extra chromosomal circular DNA which has the ability of self replication. तो हम इस प्लाज्मिड में, और इसकी सिलेक्शन भी बड़ी इजीली हो जाती है whether the recombinant one is formed or not, कि हमने टारगेट DNA जब प्लाज्मिड में डाला है तो वो उसी के साथ जुड़ा है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नेकेड आई से तो विजिबल है नहीं, तो हम बड़ी इजीली सिलेक्शन भी कर पाते हैं. वो सिलेक्शन कैसे करते हैं वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. So we need restriction enzyme, we need cloning vectors, then we need bioreactors and competent host. Competent host means the host in which this recombinant DNA will be introduced, and bioreactors we need for large scale production of these desired genes or these desired gene products. That's all for today. I hope you enjoyed this. Thank you.